नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय लीडर्स के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक का मकसद रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए शांति वार्ता शुरू करना था। ट्रंप ने संकेत दिया कि रूस और यूक्रेन के बीच जल्द ही शांति समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन में कई यूरोपीय देश यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देंगे। हालांकि अभी सीज फायर को लेकर कुछ कह नहीं सकते। ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन के बीच शांति की संभावनाओं को लेकर सभी बहुत खुश हैं। जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप के साथ बातचीत काफी अच्छी रही, लेकिन अभी और समय लगना है। जेलेंस्की ने साथ ही कहा कि यूक्रेन सुरक्षा गारंटी के बदले यूरोप के पैसों से 90 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार खरीदेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द ही जेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात होगी, जिसके लिए व्यवस्था की जा रही है। ट्रंप ने कहा कि बैठक के बाद उन्होंने पुतिन को फोन मिलाया। अब पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक की तैयारी शुरू होगी। ट्रंप जेलेंस्की के बीच महामुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। हालांकि अमेरिका की सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार कोशिश की कि दोनों देशों के बीच जारी युद्ध रुक जाए, लेकिन हर बार ऐसा करने में विफल रहे। इससे पहले वो अलास्का में पुतिन से भी मिले थे, लेकिन तब भी बात नहीं बनी थी। अब देखना होगा कि इस मुलाकात का असर कितना होता है और क्या रूस और यूक्रेन युद्ध रुक पाएगा। क्या पुतिन और जेलेंस्की एक समझौते पर आ पाएंगे या युद्ध और भीषण रूप लेगा। Well, we're going to work with Ukraine, we're going to work with everybody, and we're going to make sure that if there's peace, the peace is going to stay long term. This is very long term. We're not talking about a 2-year peace and then we end up in this mess again. We're going to make sure that everything's good. We'll work with Russia, we're going to work with Ukraine, and we're going to make sure it works. And I think if we can get to peace, it's going to work. I have no doubt about it. And when your team has talked about security guarantees. Could that involve U.S. troops? Would you roll that out in the future? We'll let you know that maybe later today. We're meeting with 7 great leaders of great countries also, and we'll be talking about that. They'll all be involved, but there'll be a lot of help when it comes to security. There's going to be a lot of help. It's going to be good. They are first line of defense because they're there. They're Europe, but we're going to help them out also. We'll be involved. Yes. If I can, first of all, thank you for invitation and thank you very much for your efforts, personal efforts to stop killings and stop this war. Thank you. And using this opportunity, many thanks to your wife, First Lady of the United States. She sent a letter to Putin about our children, adopted children, and my wife, First Lady of Ukraine. She gave the letter. It's not to you, to your wife. Oh, I want it. Yeah. So we are saying this sensitive topic. Yes, please. And thanks to our partners and that you supported this format. That after our meeting we're going to have leaders who are around us, UK and France, Germany, Italy, Finland, EU, NATO. I mean all partners around Ukraine supporting us. Thanks them and thank you very much for invitation. Thank you very much for being here. President Trump. ट्रंप ने क्या कहा वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच में एक बैठक होगी। युद्ध तब खत्म होगा जब उसका समय आएगा। यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन बना रहेगा। अमेरिका यूक्रेन को बहुत अच्छी सुरक्षा देगा।
यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए अमेरिकी सैनिक भेजेंगे। युद्ध जरूर खत्म होगा, लेकिन यह कब होगा अभी तय नहीं। तो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो मुलाकात हुई है उस पर क्या कुछ राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कहा गया, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो राजनीतिक विश्लेषक जोड़ रहे हैं। अमूमन इस तरह के मामलों में डिफेंस एक्सपर्ट जोड़ते हैं या फिर इस तरह के मामलों में फॉरेन एक्सपर्ट जोड़ते हैं, लेकिन आज राजनीतिक विश्लेषक इसलिए हमने जोड़ा है ताकि हम चर्चा कर सकें और इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, खासकर जियोपॉलिटिक्स को लेकर, वो आपको बतला सकें और समझा सकें। हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ डॉक्टर विवेक सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका दोनों का बेहद स्वागत है। सबसे पहला सवाल राहुल लाल जी आपसे होगा। पिछली बार जब जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की थी, उस समय उनके हाव भाव, उनका पहनावा अलग था। अब जब बातचीत की है उसमें लगातार वो डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू, शुक्रिया 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 अदा किए जा रहे हैं। पिछली बार की तुलना और इस बार की तुलना में गेस्चर में क्या कुछ फर्क आप देख रहे हैं, और इसके राजनीतिक मामले समीकरण अगर देखा जाए खासकर जियोपॉलिटिक्स के तौर पर, तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? आशीष जी, देखिए, अगर जेलेंस्की जो पिछली बार गए थे और जो इस बार गए, दोनों बार उनके जो, अगर हम लोग पूरे हाव भाव कहें, उनके पहनावा को कहें, तमाम तरह की चीजों को कहें, उसमें जमीन आसमान की स्थिति की अंतर दिखती। वो पिछली बार टी शर्ट में गए हुए थे। आप सोचे कि जो वो तस्वीरें, वो वीडियो है, वो पूरे दुनिया में जो है कि बड़ी चर्चा हुई थी, जिस तरह से दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक बढ़ती चली जा रही थी। तो राष्ट्रपति भवन में एक वहां पे जहां ट्रंप कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए, वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि वो दबाव में नहीं आने वाले हैं। तो वो कहीं न कहीं यूक्रेन और अमेरिका के बीच की एक बड़ी लंबी दूरी, और दोनों के बीच में कहीं न कहीं उस समय ट्रंप, देखिए, राष्ट्रपति के शपथ बने लिए हुए कुछ समय ही बीता था। तो एक विश्वास की जो डोर बनती है, विश्वास की डोर वो बन नहीं पाई थी, और ट्रंप के साथ विश्वास का डोर बनना बड़ा मुश्किल सा चीज होता है। लेकिन जेलेंस्की को यह भी समझ में आया कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से रूस के साथ उनका संघर्ष हो रहा है, हालांकि हम लोग अगर याद करें तो फ्रांस जैसे जो दूसरे जो यूरोपीय शक्तियां हैं या अन्य लोग, उन लोगों ने काफी मजबूती के साथ वो जेलेंस्की के साथ खड़े रहे थे। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने वहां पे अपने हथियारों की सप्लाई लाइन जो है कि वो ठप कर दी थी, तो उससे कहीं कहीं दिख रहा था कि जेलेंस्की या फिर यूक्रेन काफी ज्यादा परेशान थे, और उन्हें यह समझ में आ चुका था कि इस लड़ाई को जिस भी जगह पे, जिस सही मुकाम पे पहुंचाना है, उसमें उनको अमेरिका का सहयोग चाहिए उस समय। क्योंकि देखिए, अगर ट्रंप के अभी के ताजा बयान को भी अगर हम लोग देखें, जब ट्रंप वहां से पुतिन से मिलकर आए हैं, तो उन्होंने देखिए बयान में कहा कि शुरुआत में उन्हें लग रहा था कि काफी आसान होगा रूस और यूक्रेन के वार को खत्म करना। और चुनाव प्रचार के दरमियान में अगर हम लोग याद करें, जब ट्रंप बयान दे रहे थे कि वो जैसे आएंगे पलक झपकते ही रूस और यूक्रेन को वार को जो है कि वो खत्म कर देंगे। लेकिन ये स्थितियां इतनी आसान नहीं है, और यहाँ पे देखिए प्रमुख कारण ये है कि रूस भी एक तरह से सुपर पावर के रूप में है। ठीक है कि एक लंबी लड़ाई चली है यहाँ पे। यूक्रेन को अगर इतने सारे यूरोपीय देशों का, अमेरिका जैसे महाशक्तियों का, इन सबों का समर्थन प्राप्त नहीं होता, तो क्या यूक्रेन ये लड़ाई अपने बल पे इतना लंबा खींच पाता? तो यहाँ पे अगर देखने में जरूर प्रथम दृष्टिया ये नजर आता है कि ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई है, लेकिन स्पष्ट तौर पे इसमें पश्चिमी शक्तियां प्लस उधर जो दूसरी शक्ति जो इस समय विश्व में बन रही है, जहां पे रूस, चीन और दूसरे सारे जो देश खड़े हो रहे हैं, दुनिया कहीं कहीं दो हिस्सों में जो बटी हुई दिखाई दे रही है, उनके बीच में एक सीधे संघर्ष की स्थिति। इसलिए ट्रंप को यह कहना पड़ गया कि ये लड़ाई को सुलझाना मैंने जितना आसान समझा था उतना आसान ये है नहीं। और देखिए, ट्रंप के साथ एक समस्या है। वो देखिए, अमेरिका अगर तटस्थ ढंग से थोड़ा न्यूट्रल होकर थोड़ी कोशिश करे, हालांकि कोई भी देश बिल्कुल न्यूट्रल नहीं हो सकता, उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन ट्रंप कहीं कहीं जो जिस प्रकार से बयानबाजी करते हैं, देखिए, एक तरफ वो चाहता है कि सीज फायर हो जाए, लेकिन वो जो बयानबाजी करके जो लगातार मामला बिगाड़ते रहते हैं, उस कारण से वो जो इच्छानुसार जो परिणाम चाहते हैं, आप अचानक से कह देते हैं कि कनाडा जो है कि हमारा 51वां राज्य होगा, तो उनके जो बयान है, वो बयान जो है कई बार जो है बनते बनते मामले को बिगाड़ने का भी काम करता है। लेकिन हाँ, इस बार के प्रयासों में जरूर जो आपका जो सवाल था कि जेलेंस्की जिस तरह से आए हैं यहाँ पे, तो जेलेंस्की ने भी अब कहीं कहीं एक बार विश्वास दिखाया। पिछले बार विश्वास वो ट्रंप पे नहीं कर रहे थे, इस बार वो ट्रंप पे विश्वास दिखा रहे हैं। और ये विश्वास नहीं दिखा रहे हैं राहुल लाल जी,
जेलेंस्की इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि इस युद्ध में कोई हारा है तो वो यूक्रेन है, यूक्रेन की आवाम है और उनके गलत फैसलों की वजह से हार मिली है। 20% रूस कब्जा कर चुका है, जो कतई नहीं छोड़ने वाला, ये आप तय मान के रखिए। चाहे लुहांस्क हो, चाहे डोलांस्क हो, चाहे जुपोर्जिया हो, वो कतई क्रीमिया कतई रूस नहीं छोड़ेगा। 8 लाख करोड़ का हथियार जो है वो अमेरिका से जेलेंस्की साहब खरीदने वाले हैं। यानी पश्चिमी देश जो मदद कर रहे हैं, आप उनसे हथियार खरीद रहे हो, यानी कुल मिलाकर यूक्रेन को आप अमेरिका के सामने गिरवी रख रहे हो, पश्चिमी देशों के सामने। आप बोल लीजिए, फिर मैं डॉक्टर विवेक जी आपके पास आऊंगा। मैं देखिए आशीष इसी पॉइंट पे आने वाला था। देखिए ये सभी दुनिया के देशों को समझना पड़ेगा, मैं केवल जेलेंस्की के संदर्भ में नहीं कर रहा। बहुत सारे देश जो इधर चीन के पास, चीन के गोद में जाके बैठ रहे हैं, वो स्थितियां वही है कि आप अगर छोटे छोटे देश हैं और महाशक्तियों के दावे प्रतिदावों में पड़ेंगे, वो तो अपना हथियार बेच के निकल जाएंगे आशीष जी। वो आपके शुभचिंतक नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। देखिए एक जमाने में हम लोगों ने देखा था, कभी गुटनिरपेक्ष सरीखे आंदोलन जो है कि चले थे, नैम जैसे देश आए थे कि दुनिया के तमाम छोटे छोटे देश, जिसको हम लोग तृतीय देश कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, वो एकजुट हो रहे थे। तो ये इन देशों को सोचना पड़ेगा कि आपका भविष्य कहां पे है। महाशक्तियों के आपसी संघर्ष में तो आप तो केवल मोहरे के रूप में प्रयोग हो जाएंगे, आपके पास उस दूसरा कोई विकल्प बचेगा ही नहीं। तो ये स्थिति तो है ही, मैं तो इससे सहमत हूं कि यूक्रेन तो बर्बाद ही हुआ है महाशक्तियों के संघर्ष में और अमेरिका और यूरोपीय शक्तियों के पूरे ताने बाने में। और इस बात से भी मैं सहमत हूं कि क्या जिन हिस्सों पे रूस ने, जो बड़े बड़े और वो औद्योगिक क्षेत्र हैं, वो जिन हिस्सों पे रूस ने कब्जा किया है, वो यूक्रेन का कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है। वो पूरे के पूरे यूक्रेन की अर्थव्यवस्था का ऋण तंत्र वाला हिस्सा है, उसके ऊपर कब्जा है रूस का। 80% जो यूक्रेन को रेवेन्यू मिलता है वो इन्हीं प्रांतों से मिलता है और उस पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस छोड़ेगा नहीं। एक कमेंट डॉक्टर विवेक सिंह जी से ले लेते हैं। विवेक जी, लड़ाई चल रही है, सीज फायर पर सहमति नहीं बनी, 2 हफ्ते के बाद जरूर बैठक होगी। बैठक में बातचीत का जो दौर होगा वो आगे चलेगा, लेकिन चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी आसान बताई जा रही हैं, दिखलाई जा रही हैं या समझाई जा रही हैं। बिल्कुल आशीष जी, अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में खास करके जो है कोई चीज आसान नहीं होती, जिससे हमको दिखता है उतना आसान होता नहीं है। देखिए ट्रंप और जेलेंस्की की अपनी जो है लिमिटेशन है, उनके अपने अपने जो है हित हैं और दोनों साथ में के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए अगर आपने कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की इसकी पहले मुलाकात हुई थी, इसको जो कि बहुत तीखी थी, हम सब ने देखा कि क्या हुआ था, और अभी मुलाकात हुई है तो दोनों के सुर बदले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के भी सुर बदले हैं और जेलेंस्की के भी सुर बदले हैं। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके पहले जो है पुतिन की भी मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। तो देखिए ये जो महाशक्तियां जो विश्व की हैं, जो रशिया भी है और उसमें जो है यूएसए भी है, तो अगर आप देखते होंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो इतिहास रहा है, उनका जो है वो टर्म जो है करने का उनका एक इतिहास रहा है और उनके बातों को हम उतना सीरियसली नहीं ले सकते हैं। और जेलेंस्की को भी पता है कि वो बिना, चाहे वो देखिए चाहे यूक्रेन हो चाहे पाकिस्तान हो, बिना और दूसरे के कंधे के वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इनको जो शक्ति है, जो समर्थन मिल रहा था खास करके पश्चिमी देशों से, और उसमें यूएसए जो है वो सप्लाई कर रहा था हथियारों का, और जेलेंस्की को भी पता है कि ज्यादा लंबे समय तक वो इसको खींच नहीं सकते हैं और अंत में जो है रास्ता बातचीत की तरफ से ही जाता है। और देखिए जेलेंस्की को भी ये पता है कि समाधान अगर हमको निकालना है तो बातचीत की तरफ से नहीं जाएगा। और रही बात जो भी बात हो रही थी, जो रशिया ने जो कब्जा किया है, देखिए इसको मानना पड़ेगा कि रशिया ने जो भी कब्जा किया है या यूक्रेन में जो भी हारा है, वो अंततः रशिया छोड़ेगा नहीं, रशिया उसको लेगा। तो यूक्रेन देखिए जो हारा है ना, उसमें डॉक्टर विवेक सिंह जी, 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, क्रीमिया ले लिया, यूरोपीय देश विरोध में आए, तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज भी क्रीमिया रूस के पास है। जी बिल्कुल। और यूक्रेन का जो भी हिस्सा, क्योंकि वो जो हिस्से जो रशिया ने कब्जा किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है और उसको रशिया छोड़ने वाला नहीं है। और इस पे जो है मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। और देखिए अंदर खाने बात जो है कुछ अलग होती है। जो मुलाकात जो पुतिन की जो रशिया से जो रशिया के जो प्रेसिडेंट की हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, उसके मायने बहुत लगाए जा सकते हैं। और उसके बाद जो मुलाकात हुआ, कहीं ना कहीं प्रेशर यूक्रेन पर है, क्योंकि अब आपको यूएसए मदद नहीं कर सकता, अब आपको पश्चिमी शक्तियां आपको मदद नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है अब आपके पास कोई
और रास्ता है नहीं बजाय कि आप टेबल पे बैठे। तो जो यूक्रेन को जो जो जेलेंस्की जो है उनका जो रुख जो बदला है, जो उनके मिजाज बदला है, उसके पीछे ये है कि अब उनको उस जो है समर्थन नहीं मिल रहा है जो कि उनको पहले मिल रहा था। और जाहिर सी बात है जब आपके पास कोई होप ना हो तो आपको टेबल पे आना ही पड़ता है। क्योंकि रशिया को आप देखिए, रशिया को जो है हम सीरियसली हम बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि रशिया एक सुपर पावर है। और रशिया के प्रेसिडेंट का और अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो मुलाकात हुआ है उसके ये मायने हैं कि अब जो है कहीं ना कहीं आप जो है देखना चाहेंगे कि अब जो इसके पहले जो युद्ध हुआ था तो कहीं ना कहीं युद्ध कोई समाधान नहीं होता है। और अगर आपको समाधान के टेबल पर पहुंचना है तो वो बातचीत के रास्ते से ही जाता है। और ये बात जेलेंस्की को भी पता है, ये बात रशिया को भी पता है, ये बात यूके को भी पता है और ये बात यूएसए को भी पता है। लेकिन देखिए आशीष जी, एक मैं कड़वी सच्चाई कहना चाहूंगा कि चाहे वो यूएसए हो या चाहे कोई कंट्री हो, उनको अपने डिफेंस के जो है हथियारों को बेचना है और बेचने के लिए लड़ाई चाहिए। तो ये लोग जानबूझ के लड़ाई करवाते हैं ताकि अपने जो देखिए अगर आप जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचेंगे तो कई घर बेचना पड़ेगा और एक जो है मिसाइल आप बेच देंगे, एक डॉक्टर विवेक सिंह जी, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि इसमें हथियार का पूरा खेल है और मैदान यूक्रेन का था जहां पर इन्होंने अपने हथियारों की न सिर्फ टेस्टिंग की बल्कि उसे बेचा भी। मैं पूर्वांचल से आता हूं और कॉलेज के दिनों में बड़ी एक कहावत हुआ करती थी हम लोग में, जब मार हुआ करता था यानी लड़ाई हुआ करती थी तब एक व्यक्ति को प्रोवोक किया जाता था, कहता है तू मार कर ले, मैं साथ में हूं भाई, एकदम पीछे नहीं हटूंगा। जेलेंस्की के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। जेलेंस्की को इस बात को समझना चाहिए था कि वो लड़ाई उनकी अकेले की नहीं है, पूरे एक मुल्क को उन्होंने दांव पर लगा दिया, एक खूबसूरत मुल्क को आपने बर्बाद कर दिया केवल अपनी एक चाहत के लिए, केवल अपनी एक इच्छा शक्ति के लिए या फिर अपने एक समझौते के लिए या फिर दूसरे के चढ़ावे पर। और आशीष जी, ये बिल्कुल पता था कि यूक्रेन हो, मैंने कहा ना, यूक्रेन हो या पाकिस्तान हो, अपने बल पे कुछ नहीं करते हैं, दूसरे के इशारे पे करते हैं। और जब आपको पता है कि आप कुछ भी है, देखिए यूक्रेन का कोई मुकाबला रशिया से हो नहीं सकता है, आपको पता है कि हारना आपको है और जब यह निश्चित है तो आप भिड़े क्यों? तो क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पर्सनल कुछ इगो रही होगी, इसकी वजह से आप भिड़े, या आपको लग रहा होगा कि लग रहा था कि आपको कुछ देश जो है आपकी हेल्प करेंगे और वो देश भी चाहते थे कि हम आपको हेल्प करें ताकि आप हमारे जो है हथियारों को आप खरीदें, वहां पर उसका इस्तेमाल हो, उसका हम टेस्टिंग देख सके कितने कारगर है। तो जाहिर सी बात है ये जो बड़ा खेल है जो कि आप हथियारों को बेचने का, ये तो है ही, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि क्या आप उसमें जो है लड़ सकते हैं। और अंततोगत तो यही होगा जो आपने हार गया है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, वो रशिया के पास जाएगा। राहुल लाल जी से कमेंट ले लेते हैं। राहुल लाल जी, इस पूरे वॉर में जेलेंस्की को क्या मिला, यूक्रेन की आवाम को क्या मिला, ये जरा इसको समझाइएगा, ये इसको थोड़ा सा विस्तार में समझाइएगा। एक खूबसूरत मुल्क बर्बाद हो गया जिसे हम धान का कटोरा कहते थे, सबसे ज्यादा वहां से चीजें जो होती थी वो एक्सपोर्ट होती थी, जो दूसरे मिनरल्स थे वो सब बर्बाद हो गए और आपने कई सालों पीछे चले गए, तकरीबन 40-50 साल आप इस युद्ध के बाद पीछे चले गए। रूस को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, रूस अपनी भरपाई कर लेगा जो थोड़ा बहुत हुआ है। आशीष जी, देखिए ये बात तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि युद्ध जब भी होता है तो युद्ध से तो फिर जो छोटे देश होते हैं, सोचिए कि वो केवल एग्रीकल्चर के सेक्टर में ही आगे नहीं था, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काफी आगे था। छोटा सा देश और अलग अलग जो है कि विविधताओं से परिपूर्ण, प्रतिभाओं से परिपूर्ण देश, आज अगर हम लोग उसको देखते हैं तो वो युद्ध के अखाड़े में एक जीर्ण शीर्ण सा एक देश नजर आता है। तो ये तो एक स्थिति है कि वो काफी पीछे तो जा ही चुका है। और इस समय सोचिए कि जब से ट्रंप आए, एक चीज को समझना पड़ेगा हम लोगों को कि ट्रंप के पुतिन के साथ रिश्ते क्या है। ट्रंप के प्रथम कार्यकाल में भी आशीष जी देखिए ये आरोप लगातार लगे कि उस समय भी जो है कि ट्रंप के जीत में पुतिन की जो है कि बड़ी महत्वपूर्ण, अरे वो 2017 की जो मीटिंग हुई थी, गोपनीय मीटिंग हुई थी ट्रंप और पुतिन के बीच में, वो बातचीत क्या हुई आज तक कभी भी किसी के सामने उस बातचीत को रखा ही नहीं गया। मैं वैसे उसी मुद्दे पर ले जा रहा हूं कि सोचिए कि दोनों मिले तो ऐसे मिले कि वो इतने गोपनीय ढंग से वार्तालाप हो गई, पता ही नहीं चलता। तो देखिए ट्रंप, आप सोचिए कि जिस समय तक ट्रंप नहीं आए थे तब तक अमेरिका की भूमिका को देखिए और ट्रंप के आने के बाद की भूमिका को देखिए, तो ट्रंप और पुतिन के रिश्ते तो हैं काफी घनिष्ठ रूप से। इसमें कोई जो है कि वो जरूर जो है कि वो भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करे या दुनिया के अन्य देशों के ऊपर, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम लोग कहते हैं कि आप रूस के नाम पे रूस के साथ वो रूस से खुद सामान खरीदे अमेरिका तो वो बेहतर है, लेकिन भारत ले तो आप उसके ऊपर जो कि टैरिफ का बोझ थोप दीजिए। लेकिन उनके खुद पुतिन के साथ एक काफी घनिष्ठ किस्म के रिश्ते हैं। तो ये जो दबाव जो हम लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि इस लाइन को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, और 2017 का जिस कड़ी को आपने याद दिलाया वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है
इन दोनों के आपसी रिश्ते घनिष्ठ हैं। ये दोनों आपस में प्लान, अगर आपस में ये दोनों महाशक्तियां मिल गई और किसी तीसरे देश के हिस्से को लेके अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, जो कि हो रहा है, डंके के चोट पे हो रहा है। देखिए, दोनों के मित्रता को लेके जो अभी हम लोगों ने देखा कि जब पुतिन और ट्रंप मिले, वहां पे भी नजर आया वो गर्मजोशी, वो छुपाए नहीं छुप रहा था। जिस जिस पुतिन के लिए इतनी ज्यादा जो है तो वो नफरत दिखा रहे थे ट्रंप कि भाई वहां से कोई तेल नहीं लेगा, कोई ये नहीं लेगा, वो नहीं लेगा, वो चीजें वहां पे थी भी नहीं, वो अभिव्यक्ति में भी नहीं आ रही थी। ये स्थितियां कहीं न कहीं ज्यादा नाजुक बनाती है जेलेंस्की के लिए और यूक्रेन के लिए, कि यूक्रेन के मामले पे कहीं कहीं मैं कहता हूं कि मैच फिक्सिंग की स्थिति हो गई है आशीष जी। कहते हैं ना कि दो बड़े एम्पायर जो है वो मिल गए हैं, और वो पुतिन और ट्रंप आपस में मिले हुए हैं इस प्रकरण में। तो ऐसे स्थिति में अगर यूरोप के देश अगर कुछ चाह भी ले तो उनके पास ऑप्शन क्या बचते हैं? ज्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं। यही कारण है कि जो सबसे ज्यादा मैंने कहा कि दबाव में आए हुए दिख रहे हैं, इस बार झुके झुके से जेलेंस्की दिख रहे हैं, इन्हीं सब कारणों से उनके पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है। तो वो अब उनके पास किसी तरह से ये लड़ाई दाएं बाएं होकर खत्म हो जाए, यही एक रास्ता उनके पास बचता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हमारे साथ कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी भी जुड़ गए हैं, जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं। चक्रपाणी जी, बेहद स्वागत है इस मुलाकात पर। जरा आप भी अपनी रोशनी डालिएगा कि क्या सीज फायर होगा, और सीज फायर होगा तो किन शर्तों पर आपको लगता है होगा? आशीष जी, सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपके जरिए आप सभी श्रोताओं से चाहूंगा कि वो भी हमें आशीष देते रहें, मुझे खासकर कि आगे चलते चलते आपके साथ मैं जुड़ता रहूं। देखिए, सिंपल सी चीज है, ये मुलाकात अगर हो रही है तो क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रंप को अपनी चीज चाहिए, नोबेल प्राइज। जेलेंस्की को चाहिए, है ना, युद्ध विराम हो जाए। वो चाहते हैं युद्ध विराम हो जाए, सीज फायर हो जाए, ताकि वो आगे चल के फिर से रशिया पे अटैक करके वो जो खोई जमीन है उसको वापस ले सकें। लेकिन उनके पास ना हथियार है और ना ही उनके पास आदमी बचे हैं। यूरोपियन यूनियन को चाहिए है कि यूरोपियन यूनियन का दबदबा बना रहे और नेटो बढ़ता रहे, लेकिन वो उसके साथ साथ उसकी निगाह है यूक्रेन के दो महत्व चीजों के ऊपर, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 मिनरल्स। रशिया को युद्ध विराम नहीं चाहिए है। रशिया को चाहिए है कि एक शांति समझौता हो। इसीलिए रशिया के देखिए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, क्योंकि वो जानता है अगर युद्ध विराम होगा तो जेलेंस्की को समय मिल जाएगा। और ये मत भूलिएगा, ये अगस्त का महीना है, 1.5 महीने के आसपास के बाद ये पूरे के पूरी फ्रंट लाइन्स बर्फीले इसमें समा जाएंगी, फिर ये बिल्कुल एक तरह से बर्फ हो जाएंगी। फिर अगले साल मार्च के बाद होगा, तब तक जेलेंस्की के पास बहुत समय मिलेगा। जेलेंस्की इसीलिए युद्ध विराम चाहता है। रशिया जानता है कि मैं जीत रहा हूं। अब हुई एक मुलाकात ट्रंप और पुतिन के बीच में अलास्का में। चाहे जो भी वहां पे हुआ हो, जो भी पुतिन ने पहले कहा था 2 साल पहले, वही उन्होंने रिपीट किया। यहां तक कि ट्रंप को ट्रंप कर दिया कि कह के कि देखिए, अगर नहीं होता, ट्रंप को तो ये लग रहा होगा कि उनके आसपास शहनाई पे शहनाई भेजे जा रही हैं। उन्होंने ये पिकअप कर लिया फटाफट। उन्होंने कहा, और दूसरी बात पुतिन ने कही, मैं चाहता हूं कि जो हमने यहां पे एक तरह से एग्रीमेंट हमारा हो रहा है, इसको यूरोपियन यूनियन टॉर्पीडो ना करे, मतलब इसको खराब ना करे। और ट्रंप ने दूसरा ये अपना ये ट्रंप ट्रुथ सोशल में उन्होंने कहा था कि अब बारी है जेलेंस्की की कि वो कुछ आदान प्रदान करें, मतलब आप हमारी बात मान लें। अभी ये मीटिंग जो जेलेंस्की के साथ हुई है, इसको निर्धारित करने के लिए कि जेलेंस्की की उस तरह से बेइज्जती ना हो जैसे पिछली बार हुई थी, उन्होंने यूरोपियन यूनियन के सभी आगे भागते हुए, क्राइस्टामर हो, मैक्रोन हो, अर्सुला वंडलेन हो, जर्मनी से आ गए, फिनलैंड से आ गए, मेलोनी आ गई। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि यूरोप का दबदबा बना रहे, यूरोप की साख बची रहे। लेकिन ट्रंप ने एक बहुत बढ़िया चाल खेली है। उन्होंने ये कर दिया कि देखिए साहब, हम इस युद्ध में नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन हमसे हथियार खरीदे।
वो उसके साथ चाहे वो नहीं ज़ेलेंस्की को नहीं, दे या ना दे, यूरोपियन उसकी यूनियन प्रॉब्लम। जो है वो मदद करे यूक्रेन की पैसा देकर, Correct. और यूक्रेन उस पैसे से अमेरिका से हथियार खरीदे। नहीं, यूक्रेन हथियार नहीं खरीदेगा, खरीदेगा यूरोपियन ना यूनियन, ना, क्योंकि नहीं पैसे सर, यूक्रेन हथियार खरीद रहा है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो ये कह रही हैं कि यूक्रेन हथियार खरीदेगा और यूरोपियन कंट्रीज मदद करेंगी। देखिए जहां तक ट्रंप का सवाल है, उसको चाहिए है पैसा। पैसा उसे कोई भी दे, हाँ, वाया आ रहा है। वह आ जाए, क्योंकि उसको मालूम है अगर वो डायरेक्टली यूक्रेन को हथियार देगा बिना यूरोपियन यूनियन के बीच के आए हुए, तो ये हथियार के पैसे की भरपाई कभी नहीं होगी। तो इसीलिए उसको उसने ये, और अच्छा, ये दूसरा उसने बताइएगा, कहा है, अब समय कम है कि नोबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चारा क्या है, मिलेगा मिलेगा। मिलेगा, चारा क्या है। अच्छा, दो यूरोपियन तीन यूनियन और, के पास मतलब मुझे पैसे लगता नहीं है कि एक टॉम एंड जेरी के बीच में भी बहुत लंबे अरसे से, मैं जब बचपन से था अभी तक उन दोनों के बीच में झगड़ा चला आ रहा है, टॉम एंड जेरी कैरेक्टर के बीच में, उनमें भी सुलह करा दे। देखिए, तो उसका अगर ट्रम्प का बस चलता तो टॉम एंड जेरी की सुलह करके वो पीस प्राइज ले चुका होता। लेकिन यहाँ पे टॉम एंड जेरी नहीं है, यहाँ पे दोनों के, रशिया के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। और यूक्रेन, आपने शुरू में बहुत सही कहा था, एक बहुत खूबसूरत खूबसूरत देश, मैं गया हूं यूक्रेन, वहां पे रहा हूं, ठीक है, इतनी खूबसूरत जगह है, मुझे भी इतने जाने अच्छे का लोग सौभाग्य हैं। मिला था, लेकिन फरवरी 2022 के बाद कभी जा नहीं पाया, जब से युद्ध शुरू हुआ था। डॉक्टर विवेक जी, 30 सेकंड समर अप करूंगा प्लीज। जी आशीष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जहां तक मेरी समझ है यूएसए भी चाहता है युद्ध विराम, क्योंकि अब वह स्थिति में नहीं है, वो अमेरिका जो है फंस के बारे में सोच रहा है। यूक्रेन भी चाहता है युद्ध विराम, क्योंकि अब वह ज्यादा लड़ नहीं सकता है। रशिया भी चाहता है युद्ध विराम, क्योंकि वो अपना जो जीता हिस्सा है वो पा जाएगा यूक्रेन का। तो देखिए, दुनिया भी चाहती है पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए युद्ध विराम, लेकिन जो है आप वो मानना पड़ेगा कि यूएसए और रशिया दोनों जो है एक सुपर पावर है, दोनों आमने सामने कभी नहीं आएंगे। और लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा, यूएस यूरोप का एक अपना दबदबा है, लेकिन रशिया, चाइना और इंडिया का भी एक दबदबा है जो कि बरकरार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का, राहुल लाल जी, विवेक जी और कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का।